नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं बजट एनालिसिस। ओके, अभी रिसेंटली ही बजट आया है, बजट सेशन स्टार्ट हुआ है और बजट के बारे में सब लोग चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो बजट है वो 75वीं सालगिरह है इंडिया की। 1947 में इंडिया आजाद हुआ था, ये 2022 है, तो इसलिए भी ये बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तरफ जहां सरकार कहती है कि ये जो बजट है वो फ्यूचरिस्टिक बजट है, फ्यूचर को देख के बनाया गया है, वहीं पे ये भी कहा जाता है, जो क्रिटिक है, जो ऑपोजिशन है, वो ये कहते हैं कि ये बजट ने एम्प्लॉयमेंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, जो कि 90% इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयमेंट के सेंस में, वो भी, उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। कोविड के रिलेटेड एक्शन प्लान क्या होना चाहिए उसके बारे में भी नहीं बोला गया है, और ग्रोथ के बारे में भी बहुत सही तरीके से नहीं दिया गया है आइडिया, वेग आइडिया दिया गया है। तो ये सब चीजें हैं। दूसरी बात, जब नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट आई थी, मोदी जी की जब गवर्नमेंट आई थी, तो उन्होंने कहा था कि न्यू इंडिया बनाएंगे, और भारत के 75वीं सालगिरह जब होगी, जब अभी जो आने वाला है, उस टाइम में बहुत चीजों का प्रॉमिस किया था। न्यू इंडिया के नाम पे कहा गया था कि सबको हाउसिंग फॉर ऑल कहा गया था, जितने लोग हैं सबको अपना अपना घर होगा, ये कहा गया था। ये कहा गया था कि हर एक घर में ड्रिंकिंग वाटर का सुविधा अवेलेबल होगा, गांव गांव में हर एक घर में होगा। यह भी कहा गया था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 24/7 हर जगह पे, चाहे कोई भी कितना भी रिमोट एरिया में रहे, चाहे वो दिल्ली के में रहे या सुंदरबन का डेल्टा में रहे, नॉर्थ ईस्ट में रहे या कन्याकुमारी में रहे, श्रीनगर में रहे, हर जगह बिजली 24/7 उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये सब पिक्चर था 2022 का। उसके साथ साथ फार्मर्स के लिए यह भी कहा गया था कि फार्मर का इनकम डबल कर दिया जाएगा, जो भी इनकम है उसको डबल कर दिया जाएगा। तो ये बजट वो भी दर्शाता है कि क्या गवर्नमेंट ने अचीव किया, न्यू इंडिया के नाम पे जो बोला गया, जो बातें बताई, क्या वो सब चीज इनकॉर्पोरेटेड है बजट में? ठीक है, तो जहां तक कि एनालिसिस का सवाल है, हम लोग एनालिसिस करेंगे। लेकिन अगर हम पहला एक कंपैरिजन ड्रॉ करें कि 1947 जो पहला बजट, इंडिपेंडेंट भारत का पहला बजट का क्या वॉल्यूम था, और आज जो 2022 में जो बजट पेश किया गया है उसका वॉल्यूम क्या है, तो बहुत ही मैं गर्व के साथ ये कहना चाहूंगा कि उस टाइम में जो बजट पेश किया गया था वो मात्र 197 करोड़ का पेश किया गया था, और इस साल 2022 में जो पेश किया गया है वो 40 लाख करोड़ का बजट है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा राष्ट्र कहां से कहां तक पहुंचा है। लेकिन क्या ये जो रास्ता हमने 75 साल में तय किया है सफिशिएंट है कि नहीं है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और ये जो काल है, इसे बजट में कहा गया अमृत काल। अभी जो आने वाला 25 साल है, 2022 से लेके 2047 तक का समय, 25 साल का समय है, इसे कहा गया है, सरकार ने नाम दिया है अमृत काल का समय। और जो ये भी कहा गया है कि जो बजट लाए हैं वो बजट फाउंडेशन स्टोन है उस अमृत काल का। चलिए, ये सब तो डिस्कशन वाली बात है, इसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे, अच्छे से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे एक चीज बजट में लगी कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बार मात्र 91 मिनट ही भाषण दिया। पिछली बार उन्होंने पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया था। ठीक है, एक मूवी सिनेमा जितना लंबा हम लोगों को एक बजट स्पीच दे दिया गया था। बजट में क्या था नहीं था आप सबको पता है, ठीक है, लेकिन वो था 2 घंटा 15 मिनट का बजट। तो एटलीस्ट ये तो रेस्पाइट गवर्नमेंट ने दिया कि भाई उन्होंने सिर्फ 91 मिनट बोला। चलिए, तो बजट को पूरी तरह से समझने के लिए हमें सर्टेन थिंग्स को सेक्टर में डिवाइड मैंने किया है ताकि आप लोग समझ पाए बहुत अच्छे से। तो बजट डिवीजन मतलब हम लोग 8 पिलर्स पे बजट को देखेंगे कि मिडिल क्लास आदमी के लिए क्या है बजट का कौन आइडिया, क्या फायदा, क्या नहीं मिला, क्या मिला, फार्मर्स के लिए क्या है बजट का मायना, हेल्थ के लिए क्या है, डिफेंस के लिए क्या है, एजुकेशन के लिए क्या है, स्टार्टअप के लिए क्या है, डिजिटल इंडिया के बारे में बात हो रहा है तो डिजिटल इंडिया का क्या है स्कीम, और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या है स्कीम।
हर चीज को हम अलग अलग देखेंगे, जो गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है, ठीक है, और गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया है वो कितना हद तक सही है, क्या उसमें लूप होल्स है, सक्सेस हो सकता है या नहीं हो सकता है, खुद ही आप जज कर लेंगे। तो जितने लोग हैं, दर्शक हैं जो देख रहे हैं, प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना राय बताएं कमेंट बॉक्स में कि क्या लगता है आपको, जो बजट सही डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं जा रहा है। कोई क्वेरी हो, कुछ सवाल पूछने हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उन सब सवालों का जवाब देने का कोशिश करूंगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मिडिल क्लास से। देखिए, मिडिल क्लास जो है वो सबसे एस्पिरेशनल क्लास होती है और एक तरह से देखा जाए तो मिडिल क्लास ही हर वक्त दब भी जाती है, ठीक है, उन्हें भी दबा दिया जाता है, उनको नेग्लेक्ट भी कर दिया जाता है। लेकिन मिडिल क्लास जो इकोनॉमी में सबसे अधिक कंट्रीब्यूट करने वाले में से एक है, चाहे वो कंजम्पशन हो चाहे वो प्रोडक्शन हो, दोनों ही चीजों में मिडिल क्लास का सबसे ज्यादा यूटिलिटी होता है। तो मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा होप भी रहता है, एक्सपेक्टेशंस भी रहता है जब भी बजट आता है। तो इस साल बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला चीज है टैक्स के बारे में। तो देखिए, टैक्स का जहां तक मुद्दा है तो टैक्स का बर्डन मिडिल क्लास पे बहुत अच्छा खासा बर्डन होता है। तो इस बार टैक्स में कुछ भी नहीं किया गया है। एज फार एज टैक्सेस इज कंसर्न, नथिंग सब्सटेंटिव हैज बीन डन, इट वाज लेफ्ट अनचेंज्ड। जैसा पहले था वैसा ही रखा गया है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया। ना ही टैक्स स्लैब में चेंज हुआ है, ना ही कोई रिबेट दिया है, ना ही कोई डिडक्शन स्पेशल दिया है। एक चीज खाली उन्होंने बोली है कि अगर कोई भी बंदा ने पहले टैक्स फाइल किया होगा, आईटीआर फाइल किया होगा, जो कि गलत तरीके से फाइल हो गया, तो उन्हें ऑप्शन देते हैं कि 2 साल का जो फाइलिंग है उसको आप सुधार सकते हैं। दैट इज द ओनली थिंग दैट वाज गिवन एज फार एज मिडिल क्लास इज कंसर्न। दूसरा एक चीज मिडिल क्लास को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मिडिल क्लास के लाइफ में, कि कौन सा वस्तु, कौन सा सामान महंगा हुआ है, कौन सा सामान सस्ता हुआ है। तो इससे भी हमें जानने की आवश्यकता है, जरूरत है कि कौन सा सामान भाई महंगा हो गया, कौन सा सस्ता हो गया। तो हम उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो देखिए, जो सामान सस्ता हुआ है वो ये है, ठीक है, जिसमें कपड़े, अगर आप कपड़े खरीदेंगे तो वो सस्ता हो गया है, उस पर सरकार धीरे धीरे टैक्स रिड्यूस करेगी, जीएसटी रिड्यूस करेगी, ठीक है। और सब तो उतना बहुत काम का नहीं है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जो केमिकल नीडेड है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए, वो चीज क्या है, महंगा हो गया है, थोड़ा सस्ता हो गया है, सॉरी। केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है सच नहीं, केमिकल्स का सिर्फ बात हो रहा है। ध्यान रखिए, मत सोचिएगा कि कल के डेट में पेट्रोल का प्राइस जो 100 रुपए है वो घट के 80 रुपए हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। केमिकल्स के बारे में बात हो रही है। दूसरा चीज कि मोबाइल फोन, मोबाइल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, सब लोग जानते हैं, करोड़ों मोबाइल सेल होते हैं हर साल, स्मार्टफोन। तो वो मोबाइल फोन सस्ता आपका हो गया है, ठीक है। और जो काम की वाली चीज है, अब देखा जाए तो जो कट एंड पॉलिश डायमंड्स तो कितने मिडिल क्लास खरीदते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर कोई खरीदते हो अपर मिडिल क्लास वाले ही मोस्टली अगर खरीदेंगे तो खरीदेंगे, जनरल मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास नहीं खरीद सकते हैं। डायमंड इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो उस पर भी थोड़ा आपको सस्ता मिलेगा। और भी एक चीज है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बहुत सारा सस्ता हो गया, जैसे कि एसी जो है वो लग्जरी गुड टाइप माना जाता था, 28% जीएसटी लगता था, वो अब घट के आपको 18% पे होगा। तो इस साल अगर एसी खरीदने जाएंगे अगर आप गर्मी के समय में, तो आपको थोड़ा सस्ता एसी मिलेगा, ठीक है। अब जो चीज महंगा हो गया है, अनब्लेंडेड पेट्रोल एंड डीजल, उस पे सरकार ने कस्टम लगाने का सोच लिया है। तो अगर फ्यूचर में अगर देखेंगे, अगर अगले साल, इस साल अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल का प्राइस और बढ़ने का या डीजल का प्राइस और बढ़ने का चांस पूरा का पूरा है, ठीक है। जो 100 के पास है वो बढ़ के हो सकता है कि 110, 115 तक में भी पहुंच जाए, डिपेंड करता है किस तरह का टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है, ठीक है। अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला ऐसा नहीं कि इंडिया में ही छाता खरीदते हैं ये क्यों रखा गया मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ, अम्ब्रेला है, छाता खरीदेंगे तो महंगा पड़ गया। लेकिन ये छाता डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस हुआ है, जो भारत में ही बना है, उस पे नहीं होगा। जो फॉरेन से जो अगर छाता खरीदा जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, उस पे लगेगा। इमिटेशन ज्वेलरी क्या होता है,
देखते होंगे शादियों में का समय अभी भी चल रहा है, और आमतौर पे शादी में जब देखा जाता है तो पर्टिकुलरली जो ब्राइड होती है, दुल्हन होती है, बहुत सारा ज्वेलरी आप देखेंगे पहना हुआ होता है। तो वो ज्वेलरी एक्चुअली सोने का नहीं होता। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट वेयर दैट गोल्ड ज्वेलरी, ओके, लेकिन वो गोल्ड जैसा ग्लिटर करता है, बड़ा खूबसूरत दिखता है, और दुल्हन भी फिर खूबसूरत दिखती है। तो उस तरह का जो ज्वेलरी है जिसको पहन के हम गोल्ड टाइप फीलिंग करते हैं कि गोल्ड का पहने हैं, उस तरह का जो ज्वेलरी है वो महंगा आपका हो जाएगा। स्मार्ट मीटर्स महंगा हो जाएगा, सोलर सेल महंगा हो जाएगा, सोलर मॉड्यूल महंगा हो जाएगा। मतलब कि सोलर से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने वाला जो पर यूनिट कॉस्ट लगता था वो महंगा हो जाएगा, और एक्सरे मशीन महंगा हो जाएगा। तो न्यू एक्सरे मशीन अगर आएगा, उससे अगर आप एक्सरे कराते हैं तो अगर पहले 200 रुपए लगता था तो अब हो सकता है कि 250 रुपया लगे आपको, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक टॉय का पार्ट भी महंगा हो जाएगा। मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक टॉय में अंदर जो चिपसेट लगता है वो हम ताइवान, चाइना, थाईलैंड, इस तरह के कंट्री से खरीदते हैं, वहां से इंपोर्ट करते हैं। इंडिया में भी बनता है लेकिन बहुत ही कम बनता है और कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता है। तो इंडिया का डोमेस्टिक सेक्टर को थोड़ा इनहांस करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए ये एक चीज पॉजिटिव डायरेक्शन में आप कह सकते हैं कि काम हो रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो महंगा हो जाएगा, वो भी गुड, ठीक है। तो अब एक चीज और है कि मिडिल क्लास को एक और रहता है कि हमारा खुद का घर हो, खुद की गाड़ी हो, इस तरह का शौक रहता है। तो जहां तक कि घर का सवाल है तो हाउसिंग फॉर ऑल था। हमने कहा कि हाउसिंग फॉर ऑल, पहले उसका नाम इंदिरा आवास योजना था, नाम बदल करके मोदी गवर्नमेंट ने हाउसिंग फॉर ऑल रखा। अब प्रधानमंत्री आवास योजना उसका नाम हो गया है, ठीक है। तो उसमें एक टारगेट है कि 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे, लेकिन टारगेट, सिमिलर टारगेट पहले भी था न्यू इंडिया के अंदर, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के अंदर, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। बहुत ही कम संख्या में बने घर। तो इस बार भी जो है, जो भी डेटा दिया गया है, अगर बन जाए तो बहुत खूबसूरत बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आप समझते हैं कि फ्यूचर की बात तो है, तो फ्यूचर की बात है, ठीक है। तो मिडिल क्लास के लिए अगर बाय एंड लार्ज देखा जाए तो उतना कुछ नहीं है। ये नहीं कह सकते हैं कि मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ इस बजट में है, मिडिल क्लास के लिए नहीं है। अब एक चीज और मैं इकोनॉमिक्स से एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि आमतौर पे क्या किया जाता है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ये कहा है कि लोगों का एबिलिटी जो है, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ाओ। लोगों को अगर रुपए दोगे तो वो, अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं, कल 200 रुपए कमाना शुरू कर दिया, तो 200 रुपए मतलब 100 एक्स्ट्रा। तो वो 100 एक्स्ट्रा का आमतौर पे क्या करेंगे, हम कुछ ना कुछ खरीदेंगे, ठीक है। तो ये जो साइकिल है इकोनॉमी का, वो मूव करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कंजम्पशन जो अधिक हो जाता है, कंजम्पशन के लिए आपको प्रोडक्शन अधिक करना पड़ता है, और प्रोडक्शन जब होता है तो जीडीपी बढ़ता है। तो ये कहा जाता था कि कोविड के कारण जो इकोनॉमी जो है हैम्पर हुआ है, ना कि सिर्फ इंडिया का हुआ है, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी हैम्पर हुआ है, वो इकोनॉमी को वापस से ट्रैक पे लाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि लोगों के हाथ में पैसे दो। तो लोगों के हाथ में सरकार पैसे कैसे देती है, वो टैक्स के माध्यम से भी दे सकती है, और सबसे ज्यादा कंज्यूम कोई करता है तो ध्यान रखिएगा मिडिल क्लास करता है। तो वो चीज यहां पे देखा जा रहा है, अगर ब्रॉड लेवल पे देखें हम, तो उतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं है बजट इन दिस केस, ठीक है। अगर पैसे उनके पास अधिक होते तो अधिक कंज्यूम करते, अधिक कंज्यूम करते प्रोड्यूस अधिक होता, प्रोड्यूस अधिक होता तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता और तो और ज्यादा प्रोडक्शन होता। तो इस तरह से साइकिल जो है उसको कहा जा रहा है, देखने में भी लग रहा है कि इस तरह से सरकार ने फोकस इसको नहीं किया है, नहीं तो मिडिल क्लास को स्पेशल इंसेंटिव डेफिनेटली दिया जाता। तो ये कहानी है मिडिल क्लास का। अब आगे चलते हैं कि दूसरा सेक्टर, किसान के बारे में। आप लोग सब जानते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा था, लॉ 3 लाए गए थे, तीनों लॉ को वापस ले लिया गया है। किसान ने कुछ डिमांड रखी, सरकार ने यह भी प्रॉमिस किया कि भाई ठीक है हम डिमांड फुलफिल करेंगे। तब जब बजट आई तो अब फार्मर्स जो हैं, फार्मर लीडर्स जो हैं, उन्होंने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें जो प्रॉमिस किया गया वो नहीं दिया गया है। अब
सबसे बड़ा उनका था कि लीगल गारंटी दीजिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, ठीक है। एमएसपी का लीगल गारंटी एक उनका डिमांड था, लेकिन यहां पे एमएसपी में कोई लीगल गारंटी नहीं दी गई है। लेकिन एक इंप्रूवमेंट हुआ है एमएसपी में कि एमएसपी में सरकार ने कहा है कि जितने भी पैसे आएंगे, जो भी फार्मर्स हैं, जो भी प्रोड्यूस है, गेहूं, चावल, कुछ भी आप मार्केट में सेल करते हैं, तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट पैसा आ जाएगा। ये एक हुआ कि बीच वाला जो पहले रहता था थोड़े बहुत कमीशन ले लेते थे, तो फार्मर्स को उतना पैसा नहीं मिलता था, लेकिन अब क्या है कि डायरेक्टली आपके खाते में पहुंच जाएगा, अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो फिर ये एक पॉजिटिव स्टेप हुआ है, आप कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज, किसान ड्रोन के बारे में बात किया गया है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जब विदेशों में जाएंगे तो ड्रोन टेक्नोलॉजी फार्मिंग में बहुत यूज होता है, चाहे पेस्टिसाइड छिड़कने के लिए, इंसेक्टिसाइड छिड़कने के लिए, या कुछ भी इस तरह का जो काम है उसके लिए, ठीक है। तो अब जो है इंडिया में भी ये इनिशिएटिव लिया जाएगा जिससे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और उससे किसानों को मदद मिलेगा। फिर उन्होंने कहा है कि केन बेतवा 2 रिवर है, दोनों रिवर को जोड़ा जा रहा है, ठीक है, लिंक प्रोजेक्ट कहते हैं। बहुत दिन से चल रहा है प्रोजेक्ट। इसको बोला कि फर्दर पुश देंगे, अगर दोनों जुड़ जाता है, मान लीजिए केन इधर है, बेतवा इधर है, ठीक है, इस दोनों के बीच में को लिंक कर दिया जाए तो बीच से सराउंडिंग एरिया में जितने फार्मर्स हैं, सब फार्मर को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो उसको एक पुश देने का बात है। अब क्या अनदर इनिशिएटिव, अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा, केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग के बारे में बात किया गया है। अब देखिए, केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग मतलब कि नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग टाइप करेंगे तो एंटायर जो गैंगेटिक प्लेन है, ठीक है, उसके आसपास में इसको पहले फोकस किया जाएगा, जहां पे कि सिर्फ ऑर्गेनिक चीजें हम पैदा करें। पहली बात याद रखिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो भी है, आप मार्केट जाएंगे, एक टमाटर, 1 केजी टमाटर खरीदेंगे जो फुल्ली ऑर्गेनिक है, उसका दाम आपको लगभग 80 रुपए 100 रुपए के आसपास होगा। लेकिन एक केमिकल युक्त नॉर्मल अगर आप टोमेटो खरीदते हैं, टमाटर खरीदते हैं, तो उसका प्राइस आपको 20, 22, 25 समथिंग लाइक दैट रहेगा। तो यहां पे इनकम फार्मर का बढ़ सकता है अगर सरकार ने यहां पे इनिशिएटिव लिया तो, ठीक है। और किसान ड्रोन का भी यूज होगा, ठीक है। और यह भी कहा जाता है, कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि किसान ड्रोन अगर यूज करें तो जो एंटायर एग्रीकल्चर का जीडीपी 1% to 1.5% बढ़ सकता है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, आप कह सकते हैं। अब आते हैं फूड सब्सिडी पे। हर साल भारत में लगभग 2.5 लाख करोड़ फूड सब्सिडी पे दिया जाता है। एक एक्ट है जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, उसके अंदर जो है कि इंटाइटलमेंट्स हैं कि बहुत सस्ते में अनाज दिया जाता है, 2 रुपए 3 रुपए पर केजी के हिसाब से, ठीक है। तो फूड सब्सिडी, और वो पीडीएस से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूट होता है गांव गांव में। वो नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। पीडीएस सिस्टम का नेटवर्क जो है दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। हां, एफिशिएंट बहुत नहीं है। शांता कुमार कमेटी जो बीजेपी गवर्नमेंट ने खुद ही नियुक्त की थी, वो कमेटी कहता है कि लगभग 40% लीकेजेज है इसमें, ठीक है। 40% मतलब पैसे चोरी हो जाते हैं इससे। लेकिन फिर भी जहां तक कि बहुत हिंटरलैंड गरीब लोगों का बात है, उन्हें खाना पहुंचता है उसी चीज से, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इस बार क्या किया गया है, फूड सब्सिडी का जहां तक बात है, ठीक है, तो फूड सब्सिडी बहुत ज्यादा घटा दिया गया है। 27% का डिक्रीमेंट, 27% फूड सब्सिडी में घटाया गया है। तो ये एक बहुत सब्सटेंटिव चीज है। अब सरकार ने ये क्यों किया है वो तो सरकार जाने डेफिनेटली, लेकिन किया गया है जिससे कि हो सकता है कि फूड सिक्योरिटी का जो व्यवस्था है वो खराब हो। क्रिटिसिज्म इसका एक ये है, लोग कह रहे हैं कि कोविड के कारण से सिचुएशन अच्छा नहीं है, लोगों के हाथ में पैसे नहीं है। उस सिचुएशन में अगर आप फूड सिक्योरिटी में फूड सब्सिडी को कम कर देते हैं तो लोगों के पास शायद फूड भी ना रहे खरीदने के लिए। फूड सब्सिडी कम मतलब कि 27% कम कर दिया गया, वो भी सोचिए। कम मतलब कि फूड का अवेलेबिलिटी पे भी क्वेश्चन मार्क हो सकता है,
ठीक है, तो वो स्टेप एक क्वेश्चनेबल स्टेप है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। फर्टिलाइजर एंड पेट्रोलियम सब्सिडी, तो ये भी मैं बता दूं कि जहां तक कि फर्टिलाइजर सब्सिडी का बात है, यूरिया पे सब्सिडी का बात है, ठीक है, सबसे अधिक इंडिया में यूरिया ही यूज होता है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होता है यूरिया। और इंडिया का जो अगर सॉइल देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द सॉइल जो है नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल है, ठीक है, तो नाइट्रोजन डेफिशिएंट है, प्लांट का ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट में से एक है। तो हमें एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर डालना पड़ता है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर जो फैक्ट्री में बना हुआ फर्टिलाइजर है वो डालना पड़ता है ताकि पौधा को सपोर्ट मिले, ठीक है। तो बहुत सारे सब्सिडी उसमें दिए जाते हैं, लेकिन सरकार ने इस बार फर्टिलाइजर सब्सिडी भी 25% से कम कर दिया है। फर्टिलाइजर सब्सिडी कम मतलब कि अब जो फार्मर को अगर 100 रुपए पहले लगता था, 100 रुपए पहले लगता था इनपुट कॉस्ट की, एक एकड़ लैंड में अगर 100 रुपए लगता है उस फसल को उगाने में, तो अब जो लगेगा अधिक लगेगा, ठीक है। अब हो सकता है कि 110 112 रुपए तक उसका खर्च हो उस फूड को उगाने के लिए, ठीक है। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी, पेट्रोल सब्सिडी और क्रूड ऑयल पे भी उन्होंने कहा है कि जो क्रूड ऑयल मतलब जो डायरेक्ट सऊदी या कुवैत से हम खरीद के लाते हैं ऑयल, अपने यहां इंडिया में होता नहीं है, ठीक है। हमने इस पे एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, नीचे अगर देखेंगे प्लेलिस्ट में तो आपको मिलेगा वो, ठीक है, कि कैसे कैसे कहां कहां से आता है, पूरा डिटेल वीडियो है। तो वहां से अगर देखा जाए तो पेट्रोल क्रूड ऑयल पे अगर हम ड्यूटी बढ़ा देते हैं तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपका गैस जो है एलपीजी गैस, उसका दाम बढ़ जाएगा, पेट्रोल है उसका दाम बढ़ जाएगा, डीजल है उसका दाम बढ़ जाएगा, किरोसिन है उसका दाम बढ़ जाएगा, हर एक चीज का कॉन्सिक्वेंटली दाम बढ़ जाएगा अगर उस पे लगाता है सरकार तो, और सरकार ने कहा है तो डेफिनेटली लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कहानी इसका। अब देखिए मनरेगा, मनरेगा इन जनरल सर्कमस्टेंसेस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, एफिशिएंट प्रोग्राम ये मैं नहीं कहूंगा, वो डिबेटेबल चीज है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जहां की रूरल लाइवलीहुड जिस पे डिपेंड होता है। मनरेगा आपको देती है लीगल गारंटी लगभग मिनिमम 100 दिन के का एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। 100 दिन अगर, अब गांव में क्या होता है गांव में होता है जब खेती का सीजन होता है तब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, चाहे सोइंग सीजन हो या हार्वेस्टिंग सीजन हो, उस टाइम एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लेकिन उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता है, वहां पे स्टेगनेंट हो जाता है, इसी को कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। अब उस टाइम में बहुत लोग मनरेगा में काम करते थे तो पर दिन 300-300 रुपए भी मिलता है तो ठीक ठाक कमा लेते थे, 100 दिन का गारंटी है। लेकिन इस बार सरकार ने मनरेगा का जो सब्सिडी है उसको जो एलोकेशन है वो 26% से घटा दिया है। अब देखिए कोविड के टाइम में ऐसे ही लोग अनएम्प्लॉयड हैं, और अगर रूरल एम्प्लॉयमेंट में मनरेगा में घटा देते हैं तो जॉब कम क्रिएट होगा, तो वहां पे भी रूरल इकोनॉमी को भी जो बूस्ट करने वाली चीज कहानी है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक जॉब क्रिएट नहीं करोगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करेंगे आप, तब तक जो इकोनॉमी ट्रैक पे वापस नहीं आएगा। तो जहां तक कि एम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन है, तो मोदी जी साहब का जो गवर्नमेंट है इन द लास्ट 8 इयर्स अगर देखा जाए तो वो अच्छा परफॉर्म बिल्कुल नहीं की है। कोविड से पहले भी जो सिचुएशन था वो सिचुएशन था 45 साल का हाईएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और जहां तक कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का सवाल है तो ये क्रिटिसिज्म कहा जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं कर रहा है ये बजट, तो डेफिनेटली एक डिस्करेजिंग चीज है। और रिसेंट डेटा देखे तो सीएमआई ने डेटा दिया, कहा है कि 53 मिलियन पीपल, ठीक है, 53 मिलियन पीपल मतलब 5.3 करोड़ लोग जो हैं इंडिया में फिलहाल में अनएम्प्लॉयड हैं। तो इतना ज्यादा अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट से सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ दिक्कत है, इकोनॉमी को भी हैम्पर होता है, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मेरा परचेजिंग पावर ही नहीं है, मेरा परचेजिंग पावर नहीं है तो मैं कुछ खरीद ही नहीं पाऊंगा, कुछ खरीदूंगा नहीं तो कोई कुछ प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन मैं इंप्लॉयड हूं तो मैं कुछ खरीद सकता हूं, खरीदूंगा, किसी को प्रोड्यूस करना होगा, जो व्यक्ति कुछ प्रोड्यूस करेगा वही तो जीडीपी है।
तो पता नहीं रूरल इकोनॉमी को कैसे ट्रिगर किया जाएगा, यह कहना बड़ा कठिन है इस बजट को देखते हुए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए फार्मर्स के लिए और रूरल इकोनॉमी के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के सेंस में, तो मैं कहूंगा कि बहुत ही इफेक्टिव बजट नहीं है। ठीक है, बहुत इफेक्टिव बजट नहीं है। और एक चीज जो हर वक्त कहा जाता था, डबलिंग द फार्मर इनकम, डबलिंग द फार्मर इनकम। ठीक है, फार्मर इनकम को हम डबल कर देंगे, ऐसा कहा जाता था। तो एक चीज और बता दूं कि मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने एक वर्ड भी डबलिंग फार्मर इनकम के बारे में चर्चा ही नहीं की इस बजट में। तो आप समझ सकते हैं कि प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, अब इसी के केस में देखा जाए तो कॉर्पोरेट सेक्टर, बहुत टाइम कहा जाता है कि जो सरकार कॉर्पोरेट के लिए काम करती है, सरकार को हर चीज को बैलेंस लेके चलना चाहिए। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में देखा जाए तो कॉर्पोरेट टैक्स पहले अधिक हुआ करता था, 30% से होते होते 22% धीरे धीरे मोदी जी ने घटाया। अच्छी बात है, ये मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है। कॉर्पोरेट टैक्स लो होगा तो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अधिक आएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितना अधिक आएगा उतना देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। लेकिन जो सरचार्ज था, ठीक है, सरचार्ज भी उन्होंने घटा दिया है इस बजट में। एक्स्ट्रा जो उन्हें पे करना पड़ता था सरचार्ज, इट इज रिड्यूस्ड सब्सटेंशियली। ठीक है, तो ये कहानी है पूरा फार्मर्स का, रूरल इकोनॉमी का। अब आगे बढ़ते हैं, हेल्थ के बारे में बात करते हैं। हेल्थ बहुत बड़ा मुद्दा है आज के टाइम में। अगर देखा जाए कोविड से सब ग्रसित हैं, बहुत ही सिचुएशन दिखा कि लोगों का जान चला गया, मतलब पीपल डाइड, सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड, lakhs of people died. Lakhs of people died because the health facility was not appropriate. तो वो नहीं होने के कारण से दिक्कत हुआ। तो अब देखिए हेल्थ कंडीशन में देखिए क्या है। इकोनॉमिक सर्वे जो भारत सरकार खुद निकालती है, बोलती है कि भाई 189 कंट्री को जब एसेस करोगे, हेल्थ सिनेरियो क्या है, हेल्थ सिचुएशन क्या है, भारत का उसमें पोजीशन है 179। मैं नहीं कह रहा, प्राइवेट एजेंसी नहीं कह रही है, भारत सरकार का खुद का इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। ठीक है, कि 189 कंट्री में 179th पोजीशन है इंडिया का हेल्थ में। और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जिसको कहते हैं, कि मतलब कि सरकार आपको कितना सपोर्ट कर रहा है और आप कितना पॉकेट से एक्स्ट्रा लगा रहे हो, वो है 65%। याद रखिए, यह कहा जाता है कि यह सबसे बड़ा रीजन है इंडिया में पॉवर्टी का। कैसे पॉवर्टी अब इससे होता है, यह भी थोड़ा समझते हैं। कि देखिए, अगर मैं मान चलिए गरीब भी हूं और फिर भी मैं काम कर रहा हूं, चल रहा है सब चीज, लेकिन जैसे ही बीमार पड़ा या मेरे फैमिली का कोई मेंबर बीमार पड़ा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, खर्च बहुत अधिक है। ठीक है, खर्च बहुत एक्सटेंसिव खर्च है। खर्च तो चलो भाई ठीक है, खर्च तो सबको लगता है। अब वो जो खर्च कितना है, ये एक सवाल है। तो भाई वो खर्च 100 रुपए में से सिर्फ 35 रुपए सरकार कंट्रीब्यूट कर सकती है। अभी के सिस्टम में 65% आपको खुद देना पड़ता है। और जहां पे इतना पैसा आप गरीब आदमी को भी देना पड़ रहा है, आपको लगता है वो पॉवर्टी से कभी बाहर निकलेगा? क्योंकि वो तो पैसा उनके पास तो जमा नहीं होता है, किसी से लोन लेते हैं, जीवन निकल जाता है उनको लोन चुकाने में। वो जो लोन है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अधिक होता है, 4% 5% पर मंथ। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट मनी लेंडर से पैसा लेते हैं, बैंक उसको पैसा नहीं देती है। ये ध्यान रखिएगा, बैंक उसे पैसा नहीं देती है। और प्राइवेट मनी लेंडर का रेट रहता है 4% 5% पर मंथ, मतलब साल का देखे तो 60% के आसपास उसका रहता है। तो इट्स अ बिग थिंग। और लगभग अभी के हिसाब से देखा जाए तो एक्सपेंडिचर भारत का 1% ऑफ द जीडीपी है। जीडीपी का सिर्फ 1% ही हेल्थ पे खर्च किया जाता है। और मतलब एक जो ठीक ठाक देश के लिए होना चाहिए कम से कम 2.5 to 3%, ये इकोनॉमिक सर्वे कहती है। अगर 2.5 to 3% भी अगर हम भारत सरकार खर्च करना शुरू कर दिया, तब भी 30 रुपए 35 रुपीज आउट ऑफ पॉकेट होगा। ठीक है, तो मतलब भारत सरकार को पहली बात तो इस पे प्रायोरिटी देना होगा, और प्रायोरिटी के साथ साथ इसमें एलोकेशन भी बढ़ाना होगा। क्योंकि अगर आपका नागरिक है वो हेल्दी नहीं होगा तो नथिंग सब्सटेंटिव कुड बी ब्रॉट, कुड बी अचीव्ड।
अब देखते हैं कि इस बार बजट में क्या किया गया है। तो इस बार बजट का अगर आप देखें तो लगभग 16.59% एलोकेशन बढ़ाया गया है। दिख रहा है, फिगर में दिख रहा है कि मतलब 86,200 करोड़ रुपए इस बार एलोकेट किया गया है। पिछली साल जो एलोकेशन थी 73,931 करोड़ रुपए एलोकेशन थी, लेकिन जब रिवाइज किया गया था 2021 का तो 86,000 करोड़ रुपए निकल के आया था। तो इफेक्टिवली अगर देखें रिवाइज्ड एस्टिमेट और अभी जो बजट में जो एस्टिमेट है उसमें सिर्फ 200 करोड़ रुपए का फर्क है। ठीक है, लेकिन ये तो एलोकेशन की कहानी हो गई। तो एलोकेशन तो इतना आप समझ लीजिए जो अच्छा नहीं है। ठीक है, इस गवर्नमेंट का नहीं, पहले का भी गवर्नमेंट का एलोकेशन बहुत अच्छा नहीं रहा। ये गवर्नमेंट भी फोकस नहीं कर रहा है हेल्थ पे, ये बात क्लियर है। लेकिन दो इनिशिएटिव हुआ है जिसमें कि बढ़िया है, वो कह सकते हो आप ये कि टेलीमेडिकल हेल्थ सेंटर 23 खोला जाएगा। जैसे कि अभी कोविड के टाइम में आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, तो ऐप पे वो बुक कर ले रहे थे और डॉक्टर सामने रहते थे आपके जूम सेशन या गूगल मीट पे, और डॉक्टर आपसे पूछते थे सिम्टम क्या है, नहीं है, कैसे है, क्या है, और आप करा लेते थे उनसे इलाज। तो टेलीमेडिसिन वही है कि दूर रह के भी फिजिशियन है वो आपको सलाह दे सकते हैं। ठीक है, तो वो सेंटर सरकार खोल रही है, बेहतरीन बात है। ठीक है, दूसरा चीज मेंटल हेल्थ। देखिए कोविड के टाइम में WHO का भी रिपोर्ट है कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो मेंटल हेल्थ से परेशान हो गया। आपने सुना होगा कोविड टाइम में कि बहुत लोगों ने सुइसाइड कर लिया, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत और बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस, इन लोगों ने सुइसाइड किया था। तो वो क्या है, मेंटल हेल्थ का परेशानी है। तो मेंटल हेल्थ पे इस बार एक्सप्लिसिट और स्पेशल फोकस किया गया है। हम लोग का आमतौर में इंडिया जो है वो स्टिग्मेटाइज कर देती है मेंटल हेल्थ को। अगर मैं मान के चलो डिप्रेस हूं, बहुत कारण से डिप्रेस हो सकता है आदमी, डिप्रेस है तो फिर साइकेट्रिस्ट को विजिट करना चाहिए। लेकिन अगर साइकेट्रिस्ट को विजिट करने जाएंगे आप तो लोग कहेगा कि अरे ये तो पागल है। तो ये एक स्टिग्मा है सोसाइटी का, तो उस स्टिग्मा को हटाना, मेंटल हेल्थ इश्यू हो सकता है आदमी में, हो सकता है नहीं, बहुत लोगों में, ये भी डेटा, कुछ डेटा कहता है कि 40% लोग डिप्रेस टाइप हैं, सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, तो भाई जाइए दिखाइए। तो इस चीज पे फोकस किया गया है। तो ये दोनों इनिशिएटिव जो है बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, आप कह सकते हैं। लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा वो डिटरमाइन करेगा कि कौन सा इनिशिएटिव कैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेल्थ हमने कवर कर लिया, अब आर्म फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। तो जहां तक कि डिफेंस एलोकेशन है, तो डिफेंस में मैं बता दूं हाईएस्ट एलोकेशन है किसी भी सेक्टर में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कुछ भी ले लो, सोशल सेक्टर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, कोई भी सेक्टर ले लो, सबसे ज्यादा एलोकेशन कहां पे है, डिफेंस में ही है, हर वक्त लगभग रहता है। 5.2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इसके साथ दिया गया है, और ये पिछली साल के कंपैरिजन में 9% इंक्रीमेंट है। इसमें कितना इंक्रीमेंट है, 9%। ठीक है, अब दूसरी बात है कि इसमें एक और अच्छी बात है कि कैपिटल आउटले जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 13% बढ़ा दिया गया है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो अगर मैं बहुत ही सरल शब्दों में समझाऊं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कुछ नया बनाने के लिए जो खर्च होता है वही है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 13% इस बार इंक्रीज किया गया है। अब उसमें भी कहा गया है कि 68% जो है नया चीज बना, नया बम, नया बंदूक, नया तोप, नया एयरक्राफ्ट, ऐसा चीज, नया चीज। ओके, तो उसमें भी कहा गया है जो 13% इंक्रीज हुआ है, जो भी वॉल्यूम ऑफ मनी इंक्रीज किया गया है लगभग 70,000 करोड़ के आसपास, उसमें से 68% जो जाएगा वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जाएगा। इंडिया में ही 68% खरीदा जाएगा सामान, और जो रिमेनिंग बच गया है, ठीक है, 32% वो है बाहर से सामान खरीदा जाएगा। जैसे कि हमने रफाइल खरीदा फ्रांस से, ठीक है, फ्रांस से खरीदते हैं, बेल्जियम से खरीदते हैं, इजराइल से खरीदते हैं, यूएस से खरीदते हैं, रशिया से खरीद सकते हैं, ये सब हमारा मेजर सप्लायर है। ठीक है, तो वहां से हम सिर्फ 32% ऑफ द टोटल बजट वहां से हम खरीदेंगे, और सब देश में। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि इंडिया में जो प्रोड्यूस कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर भी अब प्रोड्यूस कर रहा है,
प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है, टाटा ग्रुप भी है, कल्याणी ग्रुप भी है, तुम्हारा रिलायंस वाले भी हैं, सब हैं उसमें। तो वो लोग भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनसे कहा गया है कि खरीदा जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बड़ा फनी सा फैक्ट बताता हूं कि पिछली साल भी जितना पैसा सरकार ने उन्हें दिया था नया नया सामान खरीदने के लिए, तो वो पैसे पूरे खर्च नहीं कर पाए। अगर आप आर्मी का बात करें तो जितना पैसा आर्मी को एलोकेट किया गया था उसमें से मात्र 40% ही आर्मी खर्च कर पाई है। दूसरा, नेवी का एयरफोर्स का बात करें, एयरफोर्स सिर्फ 70% खर्च कर पाई है, नेवी 90% खर्च की है। तो उन्हें पैसा मिल रहा है, लेकिन कौन सा सामान खरीदें, कौन सा तोप खरीदें, कौन सा बंदूक खरीदें और किस नया नया चीज क्या खरीदें, इस चीज में उन्हें क्लैरिटी नहीं है। इस मतलब कि डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी जो है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत रहा होगा, इसीलिए पैसे खर्च नहीं हो पाए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक चीज और इसमें डिफेंस सेक्टर में बड़ा अच्छा हुआ है कि आपको स्टार्टअप के लिए, इसमें से जो स्टार्टअप है, जो नए नए छोटे छोटे कंपनीज हैं स्टार्ट होते हैं, वो अगर डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, ठीक है, तो इसका जो टोटल आपको जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो नए चीजों के लिए जो एक्सपेंडिचर किया गया है, जो लगभग हमने बताया नियर अबाउट 70,000 करोड़ के आसपास, तो 60,000 करोड़ के आसपास, तो उस तरह का जितने भी हैं, ध्यान रखिएगा, जितने भी हैं उसमें से 25% स्टार्टअप को भी मिल सकता है फंडिंग। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है कि स्टार्टअप को थोड़ा पुश दो, क्योंकि नए नए लोग आते हैं, नया नया आइडिया लेके आते हैं, नया टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। लास्ट चीज, एक चीज, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है कि आप सुनते होंगे अक्सर कि चाइना जो है वहां पे विलेज बना लिया अरुणाचल प्रदेश में, बॉर्डर के एकदम सराउंडिंग में। तो बीआरओ को स्पेशल दिया गया है कि देखिए यहां पे चाइना का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन बीआरओ को यह काम विलेज बनाने के लिए काम दिया गया है। इसका मतलब है कि डिफेंस पर्पस है कि जितने भी बॉर्डर एरिया हैं वो सब बॉर्डर एरिया पे विलेज का डेवलपमेंट होगा, विलेज में टेक्नोलॉजिकली डिजिटली इंटीग्रेटेड होगा, ठीक है। वहां पे वो एडवांस करेंगे ताकि बॉर्डर सिक्योरिटी और बढ़ पाए, क्योंकि आर्मी तो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, मान लीजिए बीएसएफ, ठीक है, लेकिन विजिलेंट होना चाहिए आदमी को, ठीक है। तो विलेज अगर वहां बहुत अच्छा होगा, बहुत ये होगा, नए नए विलेज अगर बनाए जाएंगे वहां पे, तो वो एक सिक्योरिटी में सपोर्ट करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, डिफेंस पर्पस से, स्ट्रेटेजिक पर्पस से वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। तो ये कहानी है डिफेंस का। अब आते हैं एडुकेशन के बारे में। तो देखिए, एडुकेशन का जहां तक सवाल है, तो इंडिया में इस बार जो एलोकेशन बढ़ा है वो 11% बढ़ा है। इस बार 1,04,000 करोड़ रुपए एडुकेशन को एलोकेट किया गया है, ठीक है। और लगभग देखा जाए तो पिछली बार 93,000 करोड़ था, तो 11% अच्छा इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 3% के आसपास किया जा रहा है। सरकार ने कुछ दिन पहले लाया था न्यू एडुकेशन पॉलिसी। न्यू एडुकेशन पॉलिसी में भी यह लिखा गया है कि हमें लगभग 6% जीडीपी का खर्च करना होगा, किसमें, एडुकेशन में, तभी इंडिया का जो उस पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है, पॉलिसी का जो आइडिया है, वो फुलफिल हो पाएगा। लेकिन 3%, 6% में 50% का गैप है, तो कब बढ़ेगा ये पता नहीं। दूसरा चीज कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया, एक डिजिटल यूनिवर्सिटी किया। आप देखें कोविड के टाइम में हर चीज डिजिटलाइज हो गया, हर चीज डिजिटलाइज हो गया। गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज करती है कि इस तरह का चीज होना चाहिए, मतलब कि आने वाले समय में फिजिकल क्लास और डिजिटल क्लास दोनों को एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि सरकार भी उस तरफ कदम उठाना शुरू कर दी है। डिजिटल यूनिवर्सिटी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है उस सेंस में भी। अब 1 क्लास 1 टीवी प्रोग्राम भी स्टार्ट किया, मतलब पहले लगभग 12 चैनल थे
जहां से कि क्लास 1 टू क्लास 12 के बच्चों को पढ़ाया जाता था टेलीविजन। ठीक है, अब उसको बढ़ा के किया जाएगा 200 और रीजनल लैंग्वेज तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, गुजराती और व्हाट्सोएवर लोकल लैंग्वेज में भी इंपार्ट होगा। तो मतलब कि एक क्वालिटी एजुकेशन थ्रू डिजिटल मीडियम सरकार कोशिश कर रही है कि सबको दिया जाए। ठीक है, तो ये कहानी हो गया आपका एजुकेशन का। चलिए अब स्टार्टअप्स के बारे में देखते हैं। तो पहली चीज स्टार्टअप में कि उन्हें टैक्स इंसेंटिव में 1 साल का और बढ़ोतरी दिया गया है, तो अच्छी बात है, इट्स ए गुड थिंग। दूसरा चीज जो एग्रीकल्चर ड्रोन के बारे में जो मैंने बात की थी आपसे फार्मर्स वाले केस में, अब एग्रीकल्चर ड्रोन जो है उसका जो ड्रोन डेवलप कौन करेगा, हवा में तो आ नहीं जाएगा। तो ड्रोन डेवलपमेंट के लिए जो स्टार्टअप्स को इंटीग्रेट कर दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिससे कि स्टार्टअप को बूस्ट मिलेगा। और मैं एक कुछ चीज स्टार्टअप्स के बारे में बताना चाहता हूं कि क्या है। ग्लोबल स्टार्टअप रैंकिंग हर साल निकलती है। अगर उस रैंकिंग के हिसाब से देखें तो इंडिया का रैंक 20th है, 20वां रैंक है वर्ल्ड में, तो अच्छा पोजीशन है। और अगर मतलब नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, फंक्शनल स्टार्टअप्स की बात देखें तो इंडिया वर्ल्ड का नंबर 2 है। ठीक है, वर्ल्ड का नंबर 2 है। यूएसए है जहां पे कि फुल्ली फंक्शनल स्टार्टअप 70,000 से अधिक हैं जो स्टार्टअप के अंदर रजिस्टर्ड है। इंडिया में है लगभग 12,500 स्टार्टअप्स है। थर्ड में यूके आता है जिसके पास की 8,300 स्टार्टअप्स की अप्रोक्सीमेटली फुल्ली फंक्शनल रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो और दूसरा चीज देखा गया कि स्टार्टअप है, बहुत सारे स्टार्टअप हैं। देखते हैं, फ्लिपकार्ट आपने सुना होगा, जोमैटो सुना है, ठीक है, स्विगी सुना है जहां से खाना, मिंत्रा सुना है। ओके, बहुत सारे इस तरह के स्टार्टअप हैं। तो स्टार्टअप जो इंडिया में जो फंड जो रेज किया है पिछली साल 2021 में, वो है 42 बिलियन डॉलर। तो बहुत ही फंड रेज किया। इंडिया में स्टार्टअप कल्चर बहुत ही अच्छा हो गया है और बड़ा ही ताकत से बढ़ रहा है। तो सरकार का भी स्पेशल इस पे नजर है कि भाई इसको थोड़ा पुश दो। तो पुश देने की चीज में 1 साल का इंसेंटिव दिया, एग्रीकल्चर ड्रोन से कर दिया। अब दूसरा क्या कि रूरल एरिया में मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप है, और वो जो स्टार्टअप है वो कहां पे काम करता है, वो अर्बन सेंटर्स में काम करता है, शहरों में काम करता है। तो ये कहा जा रहा है कि भाई रूरल स्टार्टअप्स को भी फोकस किया जाए, क्योंकि लगभग 65% इंडिया का पॉपुलेशन अभी भी रूरल इंडिया में रहता है, और मोस्ट ऑफ द पीपल जो है नियर अबाउट 49% लोग एंगेज्ड हैं एग्रीकल्चर में। तो भाई उनको भी तो कुछ करा जाए। तो उनके लिए एक नाबार्ड जो गवर्नमेंट की एजेंसी है वो क्या करेगी, फंड करेगी रूरल स्टार्टअप्स को, कि कोई गांव में अगर आप चाहते हैं कि आप स्टार्टअप खोले, वहां से पैसे कमाए, गांव का तरक्की करें, इनोवेट करें कोई चीज, तो आप नाबार्ड से हेल्प आपको कर सकती है। ठीक है, नाबार्ड एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी है। फाइन। अब डिफेंस में भी हमने बोला कि डिफेंस में जो एलोकेशन किया गया था 68%, 13% कैपिटल एक्सपेंडिचर, 68% इंडिया के लिए, उसमें से 25% सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए किया जा रहा है। और उसमें भी स्टार्टअप को अगर देखा जाए तो एक सेंटर पॉइंट रखा है भारत, क्योंकि अगर स्टार्टअप अच्छे से फंक्शन करना शुरू किया तो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट खुद ब खुद यही जनरेट कर देगी, गवर्नमेंट पे भी प्रेशर कम रहेगा। ठीक है, तो ये कहानी हुआ स्टार्टअप्स का। अब है डिजिटल का। देखिए, जहां तक कि डिजिटल का सवाल है तो डिजिटल शब्द इस बजट में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स यूज किया गया है, और यह बजट भी डिजिटल बजट था, पेपरलेस बजट था, आपको पता होगा। ठीक है, पिछले साल भी किया गया था, इस साल भी किया गया है। तो डिजिटल का जहां तक बात है तो सबसे पहले कि डिजिटल रुपी लेके आएगी कौन, आरबीआई। ठीक है, जैसे कि बिटकॉइन है, हमने एक वीडियो बिटकॉइन पे भी बनाया है, आप चाहें पूरा डिटेल अगर जानकारी लेनी है तो उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब जो डिजिटल रुपी है वो बिटकॉइन टाइप ही होगी, जो कि आरबीआई इशू करेगा। अभी तक सिर्फ पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 9 कंट्री है, 9 कंट्री ओनली, जो कि डिजिटल करेंसी जिनका अपना अपना है। अब भारत भी डिजिटल करेंसी में आ जाएगा, संभवतः 10th कंट्री हो जाएगा। तो बहुत ही स्टेप फॉरवर्ड है डिजिटल इंडिया में। अगर देखें
डिजिटल सेगमेंट में देखें इंडिया बहुत आगे है, बहुत कोई डेवलप्ड कंट्री है उनसे भी अच्छा खासा पोजीशन आगे है। ठीक है, तो एक क्रिप्टो काइंड ऑफ करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, वो आपको आएगा, आरबीआई इशू करेगी तो अच्छा रहेगा आपके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। दूसरा चीज क्रिप्टो करेंसी, बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि क्रिप्टो करेंसी को बैन, सरकार ने बैन कर दिया, तो इस तरह का कंट्रोवर्सी बहुत दिन से चल रहा था। ठीक है, तो अब जो है कि इसमें क्लैरिटी ला दिया, सरकार ने 30% टैक्स लगा दिया इस पे। ठीक है, कि तुम जो भी पैसा जनरेट करोगे, कैपिटल गेन होगा, तुमको जो भी ट्रांजैक्शन करोगे उसमें 30% भारत सरकार का हिस्सा है, खत्म कहानी। ठीक है, अब इसका एक क्रिटिसिज्म है कि टैक्स तो सरकार उसी चीज पे कर सकती है ना जो कि लीगल हो, तो अभी तक ये इलीगल नहीं है क्रिप्टो करेंसी, लेकिन लीगल नहीं है। याद रखिए, कोई चीज लीगल नहीं हो तो उसका मतलब नहीं है कि वो चीज इलीगल हो जाता है। इलीगल का मतलब होता है कि एक लॉ है, लॉ के विपरीत में आप काम कर रहे हैं। ठीक है, नॉन लीगल पोजीशन जो है वो क्या होता है, जहां पे कि कोई लॉ ना हो उस एक्शन को गवर्न करने के लिए। तो कहा जाता है कि जब लॉ पार्लियामेंट में पड़ा हुआ है तो लॉ आने देते तब टैक्स करते, तो इतना पहले क्यों टैक्स कर दिया, मतलब इनडायरेक्टली तुम कह रहे हो कि ये लीगल है। ठीक है, लेकिन हमने आपको इसके बीच का डिफरेंस बताया। दूसरा चीज हमने बता ही दिया कि डिजिटल यूनिवर्सिटी बना रहा है। फोर्थ चीज क्या है कि ई पासपोर्ट सरकार ला रही है, और ला नहीं रही है, पिछले साल से ही था, कोई ये नहीं, लगभग 45,000 लोगों को ई पासपोर्ट इशू भी किया गया था। तो अब जो है कि आपको उतना दिक्कत नहीं होगा, आप घर बैठे ही अप्लाई भी कर सकते हैं, और ई वर्जन में आपको पासपोर्ट मिल भी जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत ईज है अगर चाहें तो कहें तो। और 5G टेक्नोलॉजी आ गया है। 5G टेक्नोलॉजी में दो चीज किया गया है। एक की पहली बात उन्होंने कहा कि 2022 में हम ऑक्शन करेंगे। तो जब भी इस तरह का टेक्नोलॉजी का सरकार ऑक्शन करती है तो सरकार को बहुत पैसा आता है, और जब सरकार को बहुत पैसा आता है वो बहुत सारे प्रोग्राम पॉलिसी में इन्वेस्ट करती है। और दूसरा चीज कि जो स्टार्टअप्स, जो कंपनी 5G रिलेटेड टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी उसको भी सरकार इंसेंटिवाइज करेगी, पर्टिकुलरली स्टार्टअप्स। ठीक है, तो ये कहानी हुआ डिजिटल का। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने कहा है कि ये किया है, प्रोग्राम कह सकते हो या आप एक अम्ब्रेला प्रोग्राम कह सकते हो, उसका नाम है पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति में चाहे वो रोड हो, रेलवे हो, वाटरवे हो, पाइपलाइंस हो, ठीक है, इस तरह का कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको रिवाइव करने का बात है। ठीक है, 7 चीज मिलके 7 इंजन पीएम गति शक्ति का है, जिससे कि हर चीज ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और याद रखिए, जिस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है उस कंट्री में ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। आप भी देखे होंगे कि आपके गांव में या कस्बे में जहां भी रहते हैं आप, जहां रोड बन जाता है वहां पे लोग सब इंप्लॉयमेंट बढ़ जाता है। किसी ने दुकान खोल लिया, किसी ने होटल खोल लिया, किसी ने ऑटो चलाना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। ई रिक्शा चलाना शुरू कर दिया तो ऑटोमेटिक हो जाता है। और बड़े बड़े कंपनी भी आने लगते हैं, विदेशी कंपनी, देसी कंपनी, हर जगह जाने लगते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। और दूसरा चीज कि मोदी जी ने कहा था कि 2024-25 तक भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। बात वैसे यह है कि $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने चर्चा ही नहीं किया। तो कहा जाता है कि अगर $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी भारत को अचीव करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो आपको इन्वेस्टमेंट है, खर्च जो है वो है $1.5 ट्रिलियन। $1.5 ट्रिलियन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है सरकार तो पॉसिबल है कि हम रीच कर पाए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट। अब सवाल है कि इतना बड़ा रकम $1.5 ट्रिलियन, इंडिया का इकोनॉमी ही है $2.8 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो 1.5 ट्रिलियन। तो अगर मैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बताऊं कि 2008 से लेकर 2017 तक का ये जो 10 साल का जो टाइम था, 2008 टू 2017, भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च किया है
वो है $1.1 ट्रिलियन। तो ये पॉसिबल है कि हम $1.4 ट्रिलियन खर्च कर पाए। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या बोला कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इस बजट में क्या हुआ, ये लोग कहे भी है फ्यूचरिस्टिक बजट है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने 35% बढ़ा दिया है। 2021 में 5.5 लाख करोड़ खर्च किया गया था कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब नए चीजों पे, नया हाईवे, नया रेलवे ट्रैक, हर चीज नया नया। ठीक है, और 2022 में 7,05,000 करोड़ रुपए हो गया है, मतलब 7,05,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी किस चीज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो जहां तक कि पीएम गति शक्ति का सवाल है उस पर और थोड़ा क्लैरिटी में देता हूं कि पीएम गति शक्ति में क्या है। तो पहले चीज जो जितना भी है ड्रिवन बाय 7 इंजन, मैंने पहले ही बोला था, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवे, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज है आपका 7 इंजन में, पीएम गति शक्ति में। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुआ है कि ईयर 2022-23 इस साल भारत सरकार का टारगेट है कि नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। कितना किलोमीटर का? 25,000 किलोमीटर का। अगर 25,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनता है तो उससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कितना होगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पर्टिकुलरली बहुत सारा काम हुआ है और बहुत सरकार का भी एक स्पेशल फोकस है। ठीक है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक रहेगा। ठीक है, और बना रहे हैं 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। लॉजिस्टिक पार्क मतलब कि जहां पे सामान आप रख सकें, बड़े बड़े जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होके आता है या डोमेस्टिकली भी जो गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, कहीं रखने वाला तो जगह चाहिए ना, तो उसके लिए ये भी सब भी बनाया जाएगा। पोस्टल नेटवर्क और रेलवे नेटवर्क जो है, ठीक है, पार्सल मूवमेंट के लिए पर्टिकुलरली दोनों को क्या कर दिया जाएगा, इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए पीएम गति शक्ति, तो अगर इसे अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए तो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, याद रखिए इंडिया का डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा प्रॉब्लम एरिया है, तो वो प्रॉब्लम एरिया जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, कंपनीज ऑटोमेटिक आने लगेंगी, विदेशी कंपनी जितने बड़े नाम देखते हैं सब आएंगी। भारत का भी जो कंपनी है वो भी स्टैब्लिश करेगा, तो बड़ी कंपनियां आती है तो उसके साथ छोटे छोटे बहुत सारे कंपनी यूं ही खुल जाती है। ठीक है, कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। तो ओवरऑल बजट ये है। तो जो भी लोग हैं, आपका क्या राय है बजट के बारे में, या कोई सेक्टर के बारे में, या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं सवाल, मैं सब सवाल का जवाब दूंगा। और दूसरी बात है कि जहां तक कि ओवरव्यू है कि बजट कैसा रहा, तो मुझे लगता है कि बजट डेफिनेटली फ्यूचरिस्टिक है, उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहां जो कि नेग्लेक्ट किया गया है, उसको भी एक स्पेशल अटेंशन देना चाहिए। उसमें से एक सेक्टर है हेल्थ, एक सेक्टर है इनफॉर्मल इकोनॉमी, क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी 90% इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करती है उसको, और थर्ड चीज है रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी पे स्पेशल अगर फोकस है तो रूरल इकोनॉमी बूस्ट किया, मतलब 65% पीपल का इनकम बढ़ गया, 65% पीपल का इनकम बढ़ गया, 65% पीपल का इनकम बढ़ गया, तो आप सोचो कितना डिमांड मार्केट में क्रिएट होगा। ठीक है, तो वो सब चीज थोड़ा नेग्लेक्टेड रह गया, जो मुझे लगता है कि ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए था सरकार को, सरकार ने उस पर नहीं दी। तो जहां तक कि क्रिटिक है वो भी बहुत हद तक सही है, जहां तक की सरकार है वो भी बहुत हद तक सही है। और डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सेगमेंट में हुआ है वो अगर फुल्ली इंप्लीमेंट हो जाए तो इंडिया कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो ये है पूरा एनालिसिस। प्लीज आप लोग देखिए वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि दूसरे लोगों तक भी पहुंचे, और मैं नया चीज लेके फिर आऊंगा, अच्छे से एनालिसिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।